दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चुनाव से पहले इस्राएल में मुस्लिम पार्टियों ने उठाया बड़ा कदम, मिलकर साथ लड़ेगा चुनाव। फिलिस्तीनियों के लिए बड़ी खुशखबरी, संसद में उठेगी मजबूती से आवाज। वर्षों से हो रही थी मांग, जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे, क्या यूक्रेन के बाद जापान पर हमला करेंगे पुतिन। 11 घंटे तक जापान में क्यों उड़ते रहे रूस के 3 न्यूक्लियर प्लेन, बढ़ गया तनाव। और इसी के साथ आपको बताएंगे, कनाडाई पीएम के बयान से नाराज हुए ट्रंप, गाजा पीस बोर्ड का न्योता छीना। कार्नी ने कहा था अमेरिकी दबदबे वाली दुनिया अब खत्म हुई। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इजरायल में रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली चारों बड़ी अरब पार्टियों ने गुरुवार को एक अहम फैसला लिया है। इन सभी पार्टियों ने आने वाले इजरायली संसदीय चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति जता दी। इन चारों पार्टियों के नेताओं ने एक साझा समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद ज्वाइंट लिस्ट को फिर से जिंदा करना है। यह फैसला उत्तरी इजरायल के सखनीन शहर में हुई हड़ताल और बड़े पैमाने पर हुए प्रदर्शनों के बाद लिया गया। असल में लंबे समय से इजरायल में रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिक इन पार्टियों पर दबाव बना रहे थे कि वो आपसी मतभेद छोड़कर एक ही राजनीतिक मंच पर एकजुट हो। जनता का कहना था कि बटे रहने से उनका नुकसान हो रहा है। इस समझौते का नाम रखा गया है ज्वाइंट लिस्ट नाउ। इस दस्तावेज पर चारों पार्टियों के प्रमुख नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। इनमें शामिल है बालद पार्टी के प्रमुख सामी अबू शेहादे, हाशद गठबंधन के नेता ऐमान ओहदे, ताल पार्टी के प्रमुख अहमद तीबी और राम पार्टी के नेता मंसूर अब्बास। आपको बता दें कि इन पार्टियों ने पहली बार साल 2015 में ज्वाइंट लिस्ट बनाई थी, ताकि इजरायल में रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिकों की आवाज एक साथ मजबूती से उठाई जा सके। लेकिन साल 2021 के चुनाव से पहले ये गठबंधन टूट गया था। वजह यह रही कि राम पार्टी इससे अलग हो गई और उसने गैर फिलिस्तीनी पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया। इस फैसले की काफी आलोचना भी हुई थी। इसके बाद से लगातार मांग उठती रही कि सभी अरब पार्टियां फिर से एक हो, खासकर गाजा युद्ध और फिलिस्तीनी इलाकों में बढ़ते अपराध और हिंसा के बाद। पिछले कुछ महीनों से इसके लिए बातचीत चल रही थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इस हफ्ते हालात बदले और माना जा रहा है कि अक्टूबर तक इजरायल में चुनाव हो सकते हैं। सर्वे और जनमत के अनुसार अगर ज्वाइंट लिस्ट बनती है तो यह संसद में तीसरा सबसे बड़ा गठबंधन बन सकता है। गुरुवार को यह समझौता बड़े पैमाने पर हुए प्रदर्शन और बंद के बाद सामने आया। प्रदर्शन फिलिस्तीनियों पर हथियारों से होने वाली हिंसा और संगठित अपराध के खिलाफ थे और आरोप था कि इस मामले पर इजरायली प्रशासन गंभीर कदम नहीं उठा रहा। हड़ताल मंगलवार को सखनीन शहर से शुरू हुई और धीरे धीरे कई फिलिस्तीनी बहुल इलाकों में फैल गई। इसे फिलिस्तीनी समुदाय के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक माना जा रहा है। एनजीओ अब्राहम इनिशिएटिव्स के मुताबिक साल 2025 में अब तक आपराधिक घटनाओं में 252 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि 2024 में यह संख्या 230 थी। वहीं इस साल की शुरुआत से कम 19 लोगों की जान जा चुकी है। गुरुवार को पार्टी नेताओं ने सखनीन में बैठक की और जनता के दबाव को देखते हुए ज्वाइंट लिस्ट को फिर से बनाने का वादा किया। दोस्तों, ज्वाइंट लिस्ट के दोबारा बनने से इजरायल में रहने वाले फिलिस्तीनी मुसलमानों की आवाज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। अलग अलग बटे रहने की वजह से जो नुकसान हो रहा था वो अब कम होगा। संसद में एकजुट होकर ये पार्टियां अपने हक, सुरक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे ज्यादा ताकत से उठा सकेंगी। अगर ज्वाइंट लिस्ट तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनती है तो सरकार पर दबाव बनाना आसान होगा, खासकर फिलिस्तीनी इलाकों में बढ़ते अपराध, हिंसा और भेदभाव के मामलों पर। इससे नीतियों और फैसलों में फिलिस्तीनी समुदाय की भागीदारी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर यह एकजुटता फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए राजनीतिक ताकत, सुरक्षा की मांग और अपने हक की लड़ाई को नई दिशा देने का मौका बन सकती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूस और जापान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। शुक्रवार को रूस ने जापान के कब्जे वाले इलाके में 11 घंटे तक 10 बॉम्बर एयरक्राफ्ट उड़ाए। इनमें 3 विमान परमाणु बॉम्बर थे। जापान रक्षा मंत्रालय का कहना है कि
ये उकसाने वाली कार्रवाई है। वहीं रूस ने इसे सफल मिशन बताया है। रूस और जापान के बीच 194 किमी की सीमा है। न्यूज वीक के मुताबिक रूस ने अभ्यास मिशन के तहत 10 विमानों को जापान सागर, जिसे पूर्वी सागर भी कहा जाता है, उनके ऊपर 11 घंटे से अधिक समय तक उड़ाया। इस अभियान के बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हम इसमें कामयाब हो गए। जापान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूस ने 3 समूह में कुल 10 विमान भेजे थे। इनमें Tu-95MS बॉम्बर विमान, Su-35S और Su-30SM लड़ाकू जेट शामिल थे। जापान ने मैप शेयर करते हुए कहा कि रूसी विमान जापान के जमीनी इलाके से करीब 20 किमी दूर थे। जापान के रक्षा मंत्री शिनजिरो कोइजुमी के मुताबिक रूस ने इस अभियान के तहत शक्ति प्रदर्शन किया है। जापान का कहना है कि मॉस्को के इस कदम ने हिंद प्रशांत क्षेत्र दोनों में गंभीर रक्षा संबंधी चिंताएं पैदा कर दी। जापान ने इसको लेकर आगे की कार्रवाई की बात कही। रूस और जापान के बीच कुरिल द्वीप के 4 द्वीपों को लेकर विवाद है। जापान का कहना है कि ये सभी द्वीप उसके हैं और रूस ने जबरन कब्जा कर रखा है। जापान के इन दावों से रूस नाराज है। ये सभी द्वीप जापान के होक्काइडो के उत्तर पूर्व और रूस के कामचटका प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित है। रूस को चीन का करीबी माना जाता है। दक्षिण चीन सागर में जापान और चीन का भी विवाद है। अब जिस तरीके से रूस ने जापान के ऊपर बॉम्बर विमान उड़ाए हैं, उससे कहा जा रहा है कि टोक्यो जल्द ही इस मामले में अमेरिका से संपर्क साध सकता है। एशिया में जापान को अमेरिका का करीबी माना जाता है। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही जापान की बाहरी सुरक्षा अमेरिका के पास है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के एक बयान से नाराज हो गए हैं। उन्होंने कार्नी से गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता वापस ले लिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। दरअसल कार्नी ने 20 जनवरी को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा था कि अमेरिका के दबदबे वाली वैश्विक व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है। कार्नी के बयान के अगले दिन 21 जनवरी को ट्रंप ने दावोस में उन्हें खड़ी खोटी सुनाई। ट्रंप ने कहा कि कनाडा को अमेरिका से बहुत कुछ मुफ्त में मिलता है, उन्हें इसके लिए अमेरिका का आभारी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। ट्रंप ने कहा कि कनाडा अमेरिका की वजह से ही टिका हुआ है। कनाडाई पीएम अगली बार बयान देते वक्त ये बात याद रखें। इसके जवाब में कार्नी ने गुरुवार को ट्रंप के दावे को गलत बताया। मार्क कार्नी ने दावोस में कहा कि दुनिया किसी बदलाव की तरफ नहीं बल्कि टूटने की तरफ आगे बढ़ रही। कार्नी ने कहा, हाल के वर्षों में आर्थिक और राजनीतिक संकटों ने दिखा दिया है कि देशों की ज्यादा वैश्विक निर्भरता उन्हें जोखिम में डाल सकती। कार्नी ने अमेरिकी टैरिफ नीति को भी गलत बताया था। उन्होंने कहा, बड़े देश अब इन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करके दबाव डाल रहे हैं, जिससे कमजोर देशों को मजबूर किया जा रहा है। कार्नी ने कनाडा के घरेलू संसाधनों और क्षमताओं को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि हमें किसी एक देश पर निर्भरता कम करनी होगी। कार्नी ने कहा था कि जो देश खुद को खिला नहीं सकता, ऊर्जा नहीं दे सकता और अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उसके पास बहुत कम विकल्प होते हैं। दरअसल मार्क कार्नी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बढ़ता तनाव नया नहीं है। पहले भी दोनों नेता कई मुद्दों पर आमने सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।